पाक अफगान सरहद पर तनाव बढ़े या खित्ते का पारा चढ़े, जब हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं करे और हमारा ब्रादर मुल्क हमारे दुश्मन के साथ प्यार की पींघें बढ़ाता जाए, उस वक्त सिर्फ एक ही नाम ज़हन में आता है, उस शख्स का नाम जिसका कहना था कि तालिबान हमारे भाई हैं, हम ही से हैं, और जिसका मशहूर कॉल था कि हमने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दी और फिर अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका ही को शिकस्त दी। जी हाँ, TNS द नवीद शो में आज की कहानी फादर ऑफ तालिबान और जनरल ज़ियाउल हक के नजरियाती वारिस की कहानी, साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड हमीद गुल की कहानी। जनरल ज़ियाउल हक ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त हमीद गुल ब्रिगेडियर थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले ज़ियाउल हक मुल्तान कोर को कमांड कर चुके थे और फिर 1980 में मेजर जनरल हमीद गुल को भी इसी मुल्तान कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया। ये वो दौर था जब अफगान मुहिम अपने उरूज पे थी। 1987 में जनरल अब्दुल रहमान को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया गया, तो उस वक्त DGISI की वैकेंसी पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जनरल ज़िया को हमीद गुल नजर आए। वो उनकी नजरियाती असास के वारिस थे। उन्होंने सोचा कि हमीद गुल से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं, वही हैं जो अफगान जंग के इस तसलसल को जारी रख सकते हैं। उधर थका हारा सोवियत यूनियन अपना सामान बोरिया बिस्तर पैक करके अफगानिस्तान से जान छुड़वाने की तैयारी कर रहा था। हमीद गुल के लिए अपना मेटल प्रूव करने का यही वक्त था। He rolled up his sleeves, pulled up his socks और वो चढ़ दौड़े कि किस तरह से सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की इस जंग में ना सिर्फ उस वक्त के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए बल्कि अपना लोहा भी मनवाया जाए कि हमीद गुल तारीख में अमर हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि बायां बाजू उससे नफरत करे, ज़रूरी ये था कि तारीख में अच्छा या बुरा लिख दिया जाए। वो 1987 से 1989 तक DGISI के ओहदे पर फायज रहे। जैसे ही मुजाहिदीन ने वहाँ पे जीत के झंडे गाड़ने शुरू किए तो उस टाइम जंगजुओं ने हमीद गुल को अपना हीरो करार दे दिया। हमीद गुल तमाम प्लानिंग बहुत ही स्मार्ट और शातिर अंदाज में किया करते थे। उन्होंने उस वक्त अपने हिसाब से इस जियोपॉलिटिक्स को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। तमाम ख्यालात का मरकज़ काबुल बन चुका था। जंग के बाद अमेरिका मंजरनामे से गायब होना शुरू हुआ तो हमीद गुल ने उस वक्त अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत की कोशिश शुरू कर दी जो पाकिस्तान के ज़ेरे असर हो। अफगानिस्तान में एक नई खाना जंगी शुरू हो चुकी थी और हमीद गुल की तमाम तवज्जो उन ग्रोहों पर मरकूज थी जो भारत नवाज और रूस नवाज ग्रोहों को शिकस्त दे सकें। ये एक तबाहकुन दौर था जब तालिबान एक ताकत बनकर उभरने लगे और अफगान अवाम के पास तालिबान को वेलकम कहने के अलावा कोई रास्ता बाकी ना बचा। बाकी रास्ते बंद करने वालों में सिर्फ एक ही नाम था, जनरल हमीद गुल। Links with them, but I support their cause morally. I am a moral voice in support of them because it is their right. हमीद गुल ने उस दौर में साबिक सदर नजीबुल्लाह और बुरहानुद्दीन रब्बानी की बजाय उस वक्त के वॉर लॉर्ड गुलबदीन हिकमत यार की मुकम्मल हमायत की और जंगजुओं का साथ दिया। उनका ये मानना था कि मैं तालिबान के साथ फुल फ्लेज सपोर्ट जारी रखूंगा, वो हमारे भाई हैं, हम एक हैं। उनकी क्लैरिटी इस हद तक थी कि वो किसी भी कीमत पर तालिबान को एम्पावर करना चाहते थे, चाहे उसकी कीमत
افغان عوام کو ہی بھگتنا پڑتی۔ جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ افغانستان کی آزادی میری زندگی کا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے دنیا بھر کو کمیونزم سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ وہ اس زوم میں مبتلا تھے کہ انہوں نے کمیونزم کو بھی شکست دے دی ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے سوویت یونین کی سابقہ ریاستوں اور مشرقی یورپ کو بھی ماسکو سے آزادی دلوائی ہے۔ اگر یہ واقعی ایک حقیقت تھی تو گوروں کو اپنے مسیحا کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ جرمنز نے دیوار برلن گرنے کے بعد اس کا ایک پتھر جناب کی خدمت میں پیش کیا۔ 10 اپریل 1988 افغان جنگ میں طالبان کے لیے مختص اسلحے کا سب سے بڑا ڈیپو اوجڑی کیمپ ایک دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہر شے جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ خاص طور پر افغان جنگ کا رخ موڑنے والے سٹنگر میزلز بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور امریکہ اس دھماکے کے نتیجے میں ان کے آڈٹ سے محروم ہو جاتا ہے، اور دھماکے کے اثرات سے ٹھیک 1 ماہ بعد محمد خان جنیجو کی حکومت بھی اڑ گئی۔ یہ ضیاء رجیم کی پیک تھی اور جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ اپنا ننگا ناچ کھل کے ناچ رہی تھی۔ ضیاء رجیم نے اب اپنے محبوب امریکہ سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور جنرل حمید گل نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی جس سے انہوں نے امریکہ کو پہچاننے ہی سے انکار کر دیا۔ آج بتا رہا ہوں آپ کے پاکستانی بھی جاتے ہیں نا، کیوں نہ جائیں؟ جب وہ ہماری مدد کو آئے، شہاب الدین غوری سے لے کے احمد شاہ ابدالی تک، کس نے بچایا آپ کو؟ مسلمانوں نے ہندوستان کے، تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا ہے تاریخ کے طور کے اوپر کہ ہم بھی ان کی مدد۔ حمید گل کے کانفیڈنس کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بیک وقت مشرقی اور مغربی ہمسایوں میں اپنے مشن جاری رکھے۔ 17 اگست 1988 جنرل حمید گل کے سپہ سالار جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور سے اڑا، جس میں جنرل اختر عبد الرحمان سمیت پاک فوج کی اعلیٰ قیادت شامل تھی اور ایک امریکی سفیر بھی تھے، لیکن وہ طیارہ تباہ ہو گیا اور اس حادثے کے نتیجے میں فوج کی اعلیٰ کمان شہید ہو گئی، جو پاکستانی تاریخ یا اسلامی ممالک کی پوری ہسٹری میں سے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ لیکن اس وقت یہ تاثر نہیں دیا گیا کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہی کی تو ذمہ داری تھی کہ اگر یہ کوئی سازش تھی یا حادثہ تھا تو وہ اپنی فوج کی اعلیٰ کمان کی حفاظت کرتے اور اپنی ذمہ داری نبھاتے۔ جب بھی ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے اس وقت آنکھوں میں ایک شریر چمک لا کر صرف یہ کہہ دیا کہ ہاں، یہ امریکہ نے کروایا تھا۔ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے امریکہ کی، یہ دراصل اسلام کے خلاف جنگ ہے، اور اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے پاکستان۔ ہماری یکجہتی کو پارا کرنے کی کوشش کی جائے۔ چلے مان لیا کہ یہ امریکی سازش تھی، لیکن اگر یہ امریکی سازش تھی تو اس سازش کو ناکام بنانا کس کا کام تھا؟ آف کورس ڈی جی آئی ایس آئی۔ سینئر صحافی محمد حنیف نے بی بی سی کے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ یہ حادثہ صرف چوکیداروں کا چوکیدار حمید گل ہی بچا سکتا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں غلام اسحاق خان، نئے آرمی چیف مرزا اسلم بیگ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل کی ایک اسٹریٹجک ٹرائی اینگل سامنے آئی۔ اس کے نتیجے میں جماعتی بنیادوں پر ہونے والے 11 برس بعد والے الیکشنز میں دائیں بازو کو نواز شریف کے ساتھ مل کر اس وقت آئی جے آئی کے اتحاد میں پرویا گیا، اور جنرل حمید گل نے ہمیشہ سینہ ٹھونک کر کہا کہ میں نے تکون کے دیگر کونوں کے ساتھ مل کر آئی جے آئی بنائی۔ اسلامی جمہوری اتحاد منظر عام پر آ چکا تھا، اور اس کے پیچھے دماغ کس کا چل رہا تھا؟ جنرل حمید گل کا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی مثال تھی جب ایک ایجنسی کے سربراہ نے
ढके छुपे अंदाज को खैरबाद कहते हुए खुलकर इतनी कामयाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और बाद में बेनजीर भुट्टो को दीवार से लगाए रखने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल, मेहरान गेट और फिर 2002 में मुस्लिम लीग काफ की पैदाइश में भी वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग काम आई जिसके बानी हमीद गुल बकल्लम खुद थे। लिसानियत तो पहले दिन से कायदे आजम ने कहा था कि ये लिसानियत, ये इलाकायत, ये बरादरीज़म, ये ज़हरे कातिल होंगे पाकिस्तान के लिए। वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि सियासत करप्शन क्लब है और फौज अगर इस सारे मामले में इंटरफेयर ना करे तो क्या करे। फरवरी 1989 अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन का इनखिलाब मुकम्मल हो चुका था और अमरीकी एजेंसी CIA ने अंदाज़ा लगाया कि नजीबुल्लाह की हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक चलेगी, लेकिन हमीद गुल इतने पुरअज़म थे या फॉल्स होप का शिकार थे कि उन्होंने कहा 6 माह भी क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह या फिर 30 दिन। और इसी खुशफहमी में उन्होंने बेनज़ीर गवर्नमेंट को ये ब्रीफिंग दी कि मुजाहिदीन पिछले 10 साल में इस हद तक तजर्बाकार हो चुके हैं कि अब वो किसी भी बड़े अफगान शहर पर कब्जा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तो इस तरह से नजीबुल्लाह के फौजी दस्तों का मोराल डाउन होगा और फिर एक एक करके मुजाहिदीन अफगानिस्तान के हर शहर पर कब्जा कर लेंगे। ये उस दौर में जनरल हमीद गुल की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन और मिसकंसेप्शन थी। अस्करी माहिरीन की रहनुमाई में अब्दुल रसूल सयाफ और गुलबदीन हिकमत यार की पैरेलल गवर्नमेंट कायम करवाने के लिए मार्च 1989 में 10,000 मुजाहिदीन ने जलालाबाद छीनने के लिए चढ़ाई कर दी और अगले 2.5 माह के दौरान 3,000 के करीब मुजाहिदीन की जानें गईं। 10 से 15,000 सिविलियन हलाक हुए और 1 लाख के करीब शहरी दरबदर हो गए, मगर जलालाबाद पर कब्जे का ख्वाब पूरा ना हो सका। और फिर मई में जनरल हमीद गुल की इस अजीम गुलकारियों को देखते हुए उन्हें DGISI के ओहदे से फारिग करके मुल्तान कोर का कमांडर लगा दिया गया। जनरल गुल को 1991 में डायरेक्टर जनरल हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला नामजद कर दिया गया, जिसको उन्होंने कमतर पोस्ट समझते हुए चार्ज लेने से इनकार कर दिया और रिटायर हो गए। बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद उनके शौहर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिकी जरीदे न्यूज वीक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जनरल हमीद गुल दहशत गर्दों के सियासी गुरु हैं। जब तक जिंदा रहे अफगान मुजाहिदीन को सलाह मशवरे देते रहे। 9/11 पर उन्होंने बड़ी खुलकर बात की और उनका कहना था कि 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। यही हमीद गुल की पहचान थी। इसी वजह से वो जनरल मुशर्रफ के सख्त नाकिद बन गए और मुशर्रफ भी उनसे फेडअप हो चुके थे। जनरल मुशर्रफ ने चिढ़कर एक जगह पर यह कहा कि ये सूडो इंटेलेक्चुअल है। मैंने उनके 9/11 के डिसीजन को गलत समझा, उसको कहा कि ये मुल्क के लिए बहुत मौलिक और खतरनाक होगा और उससे उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं और बीवी भी कहती है कि जनरल साहब क्या हो गया। हमीद गुल का कहना था कि 9/11 की जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन पर नहीं डाली जा सकती। परवेज मुशर्रफ तो मैं समझता हूं कि ये ब्लडी अमेरिकन सर्वेट। उनका कहना था कि असल में 9/11 मुस्लिम दुनिया को ताज़ा गुलामी में घेरने की एक साजिश है। हमीद गुल ने अदलिया बहाली तहरीक में हिस्सा लिया और उसके बाद मजहबी सियासी जमातों के साथ मिलकर दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की क़यादत भी की। हम अपने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जो करा रहे अमेरिका करा रहे। ये जुमला असल में हमीद गुल की तख्लीक था। ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। वो हर बात में समझते थे कि हर साजिश के पीछे अमेरिका है और वो इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमरीकी किरदार के हमेशा नाकिद रहे। हमीद गुल ने अपने कई टीवी इंटरव्यूज में ये कहा कि तालिबान हमारे लोग हैं, अगर वो हमसे नाराज भी हैं तो हमें उनसे बात करके उनको मनाकर अपनी साइड पे ले आना चाहिए। अब आज भी पाकिस्तान में कई दिमाग हमीद गुल के एंगल से सोचते हैं और कई जुबानें हमीद गुल का मशवरा देती। हमीद गुल पाकिस्तान में बेशतर खराबियों का जिम्मेदार
लेफ्ट और लिबरल तबके को समझते थे। इस वजह से हमेशा दाएं बाजू को मजबूत करने में जुटे रहे। जुलाई 2010 में विकी लीक्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स शाया किए। ये 92,000 डॉक्यूमेंट्स अफगान जिहाद 2004 था 2009 से मुताल्लिक थे। इन डॉक्यूमेंट्स में जनरल साहब को अफगान तालिबान का साथ देने पर मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। जनरल ज़ियाउल हक का नजरियाती वारिस हमीद गुल 15 अगस्त 2015 को खालके हकीकी से जा मिला, लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद उनका लगाया हुआ पौधा आज हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में एक तनावर दरख्त बन चुका है और जिसकी छांव में हमारा दुश्मन मुल्क भारत बैठा हुआ है। और ड्यूरेंट लाइन जो कभी ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ आने जाने का रास्ता था, आज एक महाजराई से गुजर रही है। TNS द नवीद शो देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए कहानियों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।